सऊदी अरब की जो डिफेंस डील पाकिस्तान के साथ हुई है, क्या वो डील ईरान के खिलाफ है, यमन के खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ है? इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। और अगर हम अभी भी वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेशन के अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज को डिसाइड करते रहेंगे तो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बहुत बड़े चैलेंजेस उभर करके सामने आने वाले हैं। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डील ईरान के अगेंस्ट हुई है या ईरान का एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है कि इजराइल के खिलाफ सबको एक इकट्ठा होकर के डिसीजन लेना चाहिए। ये चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सिक्योरिटी सीट के ऊपर अब ओआईसी के जो ज्यादातर देश हैं उनका स्टांस क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान का रोल अब ओआईसी में काफी डिसाइसिव हो गया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का फर्दर इस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है और सऊदी अरब ने जो डील की है ये डील क्यों की पाकिस्तान के साथ, ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि सऊदी अरब को ये डील करनी पड़ी। हालांकि अटैक दोहा पर हुआ और उस अटैक के बाद दोहा में 15 सितंबर को एक समिट बुलाई गई। उस समिट में अरब लीग, जीसीसी और ओआईसी के मेंबर कंट्रीज वहां पहुंचे और वहां पर जो मिस्र के प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक अरब मिलिट्री अलायंस की बात करी 1950 के एक एग्रीमेंट ट्रीटी के अकॉर्डिंग कि एक इस तरीके की अलायंस उभर करके सामने आनी चाहिए जो इजराइल के एग्रेशन को रोकने में काम आएगा। लेकिन कतर जिसके ऊपर अटैक हुआ उसने सीधे सीधे कहा कि इस तरीके का कोई भी हम फैसला लेने नहीं जा रहे हैं इस दोहा समिट में, हम कंडेमनेशन करेंगे। जिनोसाइड चल रहा है वो जिनोसाइड रोका जाना चाहिए। यूएई बिल्कुल साथ खड़ा था कतर के और सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने समिट में पार्टिसिपेशन किया लेकिन किसी तरीके का कोई उन्होंने अपना बयान वहां पर जारी नहीं किया। उन्होंने समिट में कोई अपना भाषण या लेक्चर भी नहीं दिया। तो आखिर क्या ऐसी सिचुएशन इमर्ज होकर के आई कि सऊदी अरब को 17 सितंबर को 15 सितंबर को दोहा समिट होती है और 17 सितंबर को उन्हें एक पाकिस्तान के साथ इस तरीके की मिलिट्री डिफेंस डील जो है करनी पड़ी, जिसमें आर्टिकल 5 जैसा नाटो का प्रोविजन है कि एक दोनों में से किसी भी देश पर कोई अटैक होगा तो वो दोनों देशों पर माना जाएगा। यानी सऊदी अरब पर अगर कोई अटैक होता है तो वो पाकिस्तान पर माना जाएगा और पाकिस्तान पर कोई अटैक होता है तो सऊदी अरब पर माना जाएगा। अब इसका इंपैक्ट तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर आएगा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान पिछले 75 ईयर्स में अगर हम देखें तो लगातार लड़ाइयों में रहे। 3 मेजर लड़ाइयां हुई, अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उस ऑपरेशन में पाकिस्तान को करारी चोट इंडिया की तरफ से मिली है। लेकिन और अभी ये ऑपरेशन पॉज है, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया इस ऑपरेशन को फिर से रेस्टोर करता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और फिर सऊदी अरब को जरूरत क्या थी जब कतर जिसके ऊपर अटैक हुआ वो इस किसी तरीके के मिलिट्री अलायंस के फॉर्मेशन के खिलाफ था, यूएई खिलाफ था, उसके बावजूद सऊदी अरब ने यह अलायंस क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको समझने की जरूरत है क्योंकि सीसी काफी डिसअपॉइंटेड थे और वहां के जो एम्बेसडर्स हैं, जो वहां के ऑफिशियल्स हैं इजिप्ट के, वो ये बात कह रहे हैं कि ये इस तरीके का मिलिट्री अलायंस जो उभर के सामने नहीं आया उसके पीछे जो बेसिक रीजन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, वो कतर और यूएई का रोल था। उन्होंने पूरी समिट को लीड किया और डोमिनेटिंग उनका रोल रहा, जबकि यूएई समिट में वहां पर लो प्रोफाइल डेलीगेट्स को भेज करके वहां मौजूद उस तरीके से नहीं था, फिर भी उसका एक डिसाइसिव रोल था, ऐसा मिस्र का मानना है। अगर इस बात को माना जाए और जिस तरीके का प्रपोजल सीसी ने दिया था उस प्रपोजल पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट समिट में से जारी नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब इस तरीके के अलायंस के लिए, फॉर्मेशन के लिए तैयार था, प्रिपेयर था, लेकिन वहां उसकी एक्सपेक्टेशन शायद पूरी नहीं हुई और उसके बाद उसने इस तरीके का एक बायलैटरल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर लिया। अब अगर ये एग्रीमेंट किया है तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये हुआ है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कुछ सालों के अंदर ही, कुछ महीने साल में आप देखेंगे कि ज्यादातर एग्रीमेंट इस तरीके के जो पाकिस्तान के साथ कई मुस्लिम कंट्रीज जो हैं ओआईसी की करेंगे और ओआईसी में पाकिस्तान का एक बहुत ही डिसाइसिव इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आगे फर्दर कोई भी जब रिफॉर्म की बात आएगी तो वहां पर ये 57 कंट्रीज जो हैं वहां पर पाकिस्तान की पोलराइजिंग होगी, जिसके चलते इंडिया को वो सपोर्ट मिलना अब मुश्किल होगा जो पहले मिल सकता था। जिस तरीके से भारत के रिलेशन मिडिल ईस्ट में इंप्रूव हो रहे थे, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
ये तो एक बात हुई। दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरब ने क्यों किया। सऊदी अरब को ऑलरेडी जो है पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री असिस्टेंस मिल रही थी, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, पाकिस्तान के सोल्जर्स वहां ऑलरेडी थे। और अगर हम देखें तो उनका एक हिस्ट्री रही है। आप 1979 के मक्का मस्जिद की जो क्राइसिस थी, अगर वहां देखें तो पाकिस्तान का एक डिसाइसिव रोल रहा है। 2015 की यमन क्राइसिस में भी अगर देखा जाए तो वहां पर पाकिस्तान का एक जो कोलिशन बनाया गया था इस्लामिक कंट्रीज का एंटी टेरर कोलिशन, उस कोलिशन में भी पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन है। राहील शरीफ वहां के जो है उस कोलिशन के जो है लीड करते हैं, प्रमुख हैं। तो वहां और यमन में 69 में 67 में जब लड़ाई हुई तब भी वहां पर रोल रहा है। और इजराइल के साथ लड़ाइयों में भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन रहा है। जॉर्डन में अगर जब वहां पर रिवोल्ट हुआ था जॉर्डन के शाह के खिलाफ, तब पैलेस्टीनियन के खिलाफ पाकिस्तान का वहां पर रोल रहा है। तो पाकिस्तान की प्रेजेंस वहां पर मिलिट्रीली रही है। फिर एक फॉर्मलाइज तरीके से इस तरीके का एग्रीमेंट जिसमें म्यूचुअल दोनों पार्टियां बन जाती हैं एक दूसरे पर अटैक के लिए, कि वो एक दूसरे पर होने वाले अटैक को अपने ऊपर अटैक मानेंगी। इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर ये डिफेंसिव एक्ट डील हुई है तो इस डिफेंसिव डील का मतलब यह है कि एटलीस्ट कम से कम अगर इंडिया कोई अटैक पाकिस्तान के ऊपर करता है और दुनिया ये मानती है कि इंडिया ने अटैक किया है, तो ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरब लीगली अबाउंड है सऊदी अरब की मदद करने के लिए। यह चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता है और एग्रेशन होता है और दुनिया इस चीज को मानती है, तब उस कंडीशन में हो सकता है सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ना स्टैंड करे। लेकिन अगर वो इंडिया की तरफ से, जैसे कि भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, टेररिस्ट जो पहलगाम में घटना घटी, उसके बाद इंडिया ने टेररिस्ट को पनिश करने के लिए पाकिस्तान में आतंकी जो कैंप थे उनको पर हमला किया, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने और इंडिया के बीच में 4 दिन का एक जो डेडलॉक आया, उस डेडलॉक के सिनारियो में अगर हम देखें ऐसी कोई सिचुएशन उभरेगी तो उस सिचुएशन में क्या सऊदी अरब फिर से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, ये एक सवाल है। और सऊदी अरब ज्यादा ईगर था इस तरीके के फॉर्मलाइजेशन के लिए। सऊदी अरब क्या ज्यादा ईगर था इस तरीके के मिलिट्री अलायंस के लिए या इस तरीके के मिलिट्री एग्रीमेंट के लिए, डिफेंसिव पैक्ट के लिए, क्योंकि यूएई और कतर इसके खिलाफ थे। इसके बावजूद सऊदी अरब ने ठीक 2 दिन बाद इस तरीके का एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान के साथ कर लिया है। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि क्या सऊदी अरब के इंटरेस्ट अब चेंज हो रहा है, क्या सऊदी अरब की पॉलिसीज चेंज हो रही है, क्या सऊदी अरब अब दूसरे तरीके से चीजों को मिलिटरीली देखने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल के साथ होने वाले किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में वो कैसे अपने को सिक्योर करेगा। और उसके लिए रिलायबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अमेरिका की रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं सिंक हुई है, बिल्कुल स्कैटर्ड कर गई है। दोहा में जिस तरीके से वहां पर इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया और वहां पर पूरा एक अल उबैद एयरबेस पर अमेरिका की मौजूदगी है, सबसे बड़ा एयरबेस है, उसके बावजूद दोहा को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सका, उनकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सका। तो उसके बाद वहां पर एक रिलायबिलिटी का इशू आया है और ये रिलायबिलिटी की क्राइसिस अमेरिका के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। और अब इसी रिलायबिलिटी को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये फर्दर एग्रीमेंट किया, जिसमें न्यूक्लियर कहीं ना कहीं अम्ब्रेला की बात भी है। और ये रिलायबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुकती है, ये चली जाती है चाइना तक, क्योंकि चाइना ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ वो खड़ा हुआ नजर आया। पूरी तरीके से उनको लॉजिस्टिक भी सपोर्ट दिया, वीपन से सपोर्ट किया और साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी दिया, और वो सारी और सैटेलाइट इमेजरी दी। तो वो सारी चीजें ये बताती हैं कि रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हो सकता है तो सऊदी अरब के साथ भी वो खड़ा हो जाएगा। और ये एक बैकडोर चैनल जो है चाइना तक सपोर्ट हासिल करने का कुछ क्रिएट किया गया है। फिर इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब यह है कि ये सारे जो मिलिट्री प्रोडक्शन जो होंगे, जो को प्रोडक्शन की बात है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है। यानी पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत हो, पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत हो, पाकिस्तान का डिफेंस प्रोडक्शन बढ़े, पाकिस्तान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए, उससे सऊदी अरब की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। इसलिए सऊदी अरब उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा और ये इन्वेस्टमेंट होगा, चाइनीज टेक्नोलॉजी आएगी और इसके तरीके से भारत के खिलाफ भी वो टेक्नोलॉजी का, उस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसका फायदा पाकिस्तान भी उठाएगा। वो सिर्फ सऊदी अरब के इस्तेमाल के लिए नहीं रहेगी। तो सऊदी फंड अब जो है इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये कि हम सऊदी अरब या पूरे गल्फ कंट्रीज में अगर देखें, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो आइसोलेशन उसका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज भी उसके साथ अब अलाइन करेंगी, इस तरीके की मिलिट्री डील या डिफेंस डील करना चाहेंगी। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखने और समझने की जरूरत है कि लगातार ये बात इंडिया मीडिया में भी कही जा रही है कि ये जो डील हुई है ये यमन के खिलाफ है, ये शिया सुन्नी डिवाइड का मामला है। एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि हम
पूरी तरीके से वेस्टर्न मीडिया के अकॉर्डिंग अगर प्रोपगेशन के अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो भारत को नुकसान होगा, क्योंकि भारत को वेस्ट एशिया को लीड करना था। भारत स्वाभाविक रूप से नेचुरली लीडर है, लेकिन यह लीडरशिप आज भारत के पास से निकलती हुई दिखाई दी है। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो इजराइल के साथ फ्रेंडशिप जिस तरीके से बढ़ी है, डेफिनेटली नेशनल इंटरेस्ट में इजराइल के साथ भारत का रिलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल है, उसका है, एक क्रिटिकल रोल है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन 57 कंट्रीज की कीमत के ऊपर जिस तरीके से इजराइल के भारत के साथ रिलेशन बढ़े, आज उसका हमें नुकसान भी उठाना हम उठाते हुए देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक प्रोमिनेंट रोल जो है उस पूरे एरिया में मिलिट्री के तौर पर एक लार्जर रोल प्ले करने का मौका उसको मिल गया है। ये चीज देखने की है। और जो शिया सुन्नी डिवाइड की बात की जाती है, शिया सुन्नी डिवाइड अगर हम मॉस की बात करें, अवाम की बात करें, तो वो डिवाइड उतना बड़ा या मेजर नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल लेवल पर ये डिवाइड जरूर रहा है कि ईरान मुस्लिम दुनिया का लीडर होगा, टर्की होगा, इजिप्ट होगा कि सऊदी अरब होगा, क्योंकि वहां पर मक्का और मदीना दो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पाक सरजमीन है इस्लाम के मानने वालों की। तो सऊदी अरब एक नेचुरली जो है क्लेमेंट बन जाता है कि नहीं, लीडर तो हम है। ये एक स्ट्रगल रहा है। लेकिन आप शिया सुन्नी की बुनियाद पर इस सारी चीजों को फ्रेम करके देखेंगे तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान का अगर आप नेबरिंग कंट्री देखेंगे, अजरबैजान 100% शिया कंट्री है और उसका ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, जबकि यही अजरबैजान टर्की का बहुत जबरदस्त क्लोज अलाई है और ये अजरबैजान जो है शिया है, टर्की एक 100% सुन्नी कंट्री है। तो हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखने और समझने की जरूरत नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट हर जगह रोल प्ले करते हैं, मिडिल ईस्ट भी उससे बाहर नहीं है। नेशन स्टेट है, भले ही वहां किंगशिप है, लेकिन अलग अलग स्टेट अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। चूंकि ये नेशनल इंटरेस्ट उनके इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके जब हम देखते हैं तो अलाइन कर जाते हैं, जिसके चलते उनके अंदर एक अलायंस बनाने की बात आती है। और ईरान क्या चाहता है? ईरान यही चाहता है कि सऊदी अरब और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इजराइल के खिलाफ खड़े हों। तो अगर पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये अलायंस किया है तो ये कहीं ना कहीं इजराइल और सऊदी अरब के बीच में जो एक क्लोजनेस की सिचुएशन थी या एक इसे क्लोज रिलेशन के तौर पे देखा जा रहा था या अलाइन हो सकते थे बहुत ज्यादा, वो कहीं ना कहीं उसमें अब एक आप कह सकते हैं ऑब्स्टेकल आ गया है पाकिस्तान की शक्ल में। पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस डील हुई है, इजराइल भी अब सऊदी अरब को कहीं ना कहीं खतरे के तौर पर अब ज्यादा वोकल होकर के देखेगा। इसका फायदा किसको मिलेगा? ईरान को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये चीज ईरान के खिलाफ नहीं जाती है। फिर अरब कंट्रीज को ये चीज क्लियर हो गई कि उन्हें ईरान से जितना खतरा है उतना ही खतरा या उससे ज्यादा खतरा इजराइल से है, क्योंकि इजराइल का एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली आप उसको शिया सुन्नी के डिवाइड में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो वो चीज वो उतनी प्रोमिनेंट या डोमिनेंट अभी मिडिल ईस्ट में आज के सिनेरियो में नजर नहीं आ रही है। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो भारत को पहुंचा है, भारत के नेशनल इंटरेस्ट पर, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री अगर स्ट्रांग होगी, पाकिस्तान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाइना के जरिए से अगर आती है और वो सऊदी अरब तक जाएगी, पाकिस्तान की सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में अगर मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ती है, वहां उनकी अगर बेसिस बन करके वो घर के सामने आ सकते हैं, या पाकिस्तान की नेवी की जो प्रेजेंस है पर्शियन गल्फ में, रेड सी में बढ़ करके सामने आ जाती है, मेडिटेरियन तक जाती है, तो डेफिनेटली उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इंपैक्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने अभी तक इस डील पर कोई उस तरीके से नेगेटिवली कमेंट नहीं किया है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया देखें तो वो इसको इंडिया पर क्या इसका इंपैक्ट होगा और इजराइल पर क्या इंपैक्ट होगा, इसी बाइनरी में देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एंटी यूएस या एंटी वेस्ट नहीं देखा जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और क्या सऊदी अरब के जिस तरीके से रिलेशन अमेरिका के साथ है और पाकिस्तान के रिलेशन अमेरिका के साथ इंप्रूव कर रहे हैं, तो उसके चलते पाकिस्तान एक तरफ चाइना से बेनिफिट उठाएगा, दूसरी तरफ सऊदी अरब के जरिए से वो सऊदी में जो अमेरिकन डिफेंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर जो उनके F-16 हैं, F-15 हैं, या इसी तरीके से जो तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो पाकिस्तान एक्सेस कर पाएगा। और हो सकता है कि बहुत सारे वीपन्स भी जो है सऊदी के जरिए पाकिस्तान तक अमेरिकन वीपन्स पहुंचे। तो ये वो सारा सिनेरियो है जो भारत के लिए बहुत ही अलार्मिंग है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। देश की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत गंभीरता का प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। और हमारी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म के चलते एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म की जो पॉलिसी हम लेकर के आए कि हम सभी के साथ मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, उसका नतीजा क्या हुआ कि हम अमेरिका से दूर हुए। अमेरिका
के साथ भारत के जो रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो रशियन ऑयल खरीदने के चलते हुई है, और हम रशिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अमेरिका के साथ पूरी तरह से अलाइन नहीं होना चाहते हैं। इसी तरीके से हम इजराइल के साथ भी पूरी तरीके से खड़े होने के बावजूद गल्फ कंट्रीज में भी अपनी प्रेजेंस बनाए रखना चाहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे रिलेशन किसी खास कंट्रीज के साथ नहीं उभर पाए, जिसके चलते ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत सारे देश हमारे साथ नहीं खड़े हुए, और अभी भी यही सिचुएशन है, क्योंकि हम चाइना के खिलाफ एक डिसाइसिव डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हम चाइना के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, हम चाइना के खिलाफ चाइना के एग्रेशन के खिलाफ भी हैं, और हम चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ किसी तरीके का एक डिसाइसिव रोल प्ले करने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम उसके लिए बुलवार्क बने। तो मोटे तौर पर भारत को अपनी आप पॉलिसीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये दुनिया मल्टीलेटरलिज्म से कहीं गुटों में तो नहीं बढ़ रही है, कहीं गुट तो नहीं बनना है, क्योंकि एक गुट चाइना और रशिया का बन चुका है, जिसको आप एससीओ की शक्ल में, एक्सटेंडेड शक्ल में देख सकते हैं। एक गुट जो है अमेरिका का है और साथ में वेस्टर्न कंट्रीज हैं। अब एक गुट पाकिस्तान की लीडरशिप में और सऊदी अरब की लीडरशिप में, गल्फ कंट्रीज में और ओआईसी कंट्रीज में उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या भारत इजराइल के साथ कोई इस तरह की डिफेंस डील कर सकता है? और अगर ऐसी कोई डिफेंस डील करेगा तो भारत का जो एनर्जी सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है, या भारत के जो 10 मिलियन रेजिडेंट्स जो वहां रह रहे हैं उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये वो सारे क्रिटिकल इश्यूज हैं जिन पर बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत है, और इससे कैसे बाहर आया जाए, कैसे अलाइन अपनी फॉरेन पॉलिसी को किया जाए, ये बड़ा सवाल है। कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।